एक उज्जवल भविष्य की तलाश में तपस्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुनील दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट की क्लास में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के एक अच्छे से प्रैक्टिस सेशन को किया और उसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे। आपने खूब इंजॉय उठाया होगा। तो उसी चीज़ को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कर्क रेखा और मानक समय रेखा पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और इन्हीं प्रश्नों के साथ, जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास का नेचर ये है कि क्लास में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवाते हुए आपको इंडियन ज्योग्राफी का समग्र और क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किस पहले प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भूभौतिक प्रदेश से नहीं गुजरती। यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों में ध्यान रखिएगा। भूभौतिक प्रदेश, इसका मतलब क्या है, यानी जियोग्राफिकल रीजन की बात है। कैसा क्षेत्र, यानी जियोग्राफिकल रीजन। तो सबसे पहले तो आप कर्क रेखा के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं आपको अवगत कराता हूँ कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का 0 डिग्री है, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री को। तो 23.5 यानी जिसे हम लोग 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहते हैं, वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। तो आप इस मैप में यहाँ पर अवस्थिति देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा है। अन्य देशों से भी गुजरती है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इससे संबंधित अभी सारे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बड़ी बारीक से बारीक चीज़ें आपको बताऊंगा। और देखिए, एक यहाँ पर मैप पर आपको एक खड़ी लाइन दिख रही होगी। इस खड़ी लाइन को हम लोग इंडिया की मानक समय रेखा कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे हम लोग IST के नाम से जानते हैं। तो इन सब का रहस्य आज आपके सामने उठेगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि कर्क रेखा का क्या मतलब है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है वही कर्क रेखा कहलाता है। तो अब इसके संदर्भ में इस प्रश्न को जरा देखें, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भूभौतिक प्रदेश से नहीं गुजरती। और यहाँ पर सवाल पर फोकस करना है। नहीं बच्चों, मैं आपको क्या बताता हूँ कि देखो, सीधे सपाट आजकल सवाल नहीं आते, सीधे सपाट सवाल नहीं आते। तो कंटेंट वही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को खूब सारा घुमाता है, गोल गोल घुमाता है। तो आइए फिर मैं भी आपको घुमाने का अभ्यास कराता हूँ, कैसे घूमना है। पेपर को आप घुमा देंगे, आपके अंदर ये क्षमता विकसित होगी। बशर्ते मुझ पर विश्वास करें और मेरे साथ बने रहें कुछ दिन तक। फिर देखिए कि आपके अंदर वो कला जागृत हो जाएगी कि क्वेश्चन से खेलना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, भूभौतिक प्रदेश नहीं गुजरती, नहीं पर फोकस कीजिए। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशंस को अगर आप देखेंगे तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, थोड़ा सा राजस्थान। तो आप इसके बाद इधर त्रिपुरा और मिजोरम से भी, पश्चिम बंगाल से भी, मैं भी सब पूरी लिस्ट आपको दूंगा, जिलेवार दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ प्रश्न किस पर केंद्रित है, भूभौतिक प्रदेश पर। तो देखिए, भारत के कुछ खास भूभौतिक प्रदेश हैं, जैसे कि ये गुजरात का एक काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ये कच्छ का रण है, और ये संपूर्ण राजपूताना है, ये मालवा का क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये रांची का पठार है जिसे हम लोग छोटा नागपुर पठार कहते हैं, इत्यादि। तो हमें ABCD पर ध्यान रखना है, क्या कच्छ के रण से गुजरती है या नहीं। तो हाँ, ये गुजरात का जो एरिया है ये कच्छ का रण है और यहाँ से तो ये गुजरती है। बुंदेलखंड के पठार पर आपको केंद्रित होना है। देखिए, बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये जो ललितपुर जिला है, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, ये जो हिस्सा है ललितपुर का, ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो छोटा सा लटका हुआ भाग है, ये ललितपुर का एरिया है। ये
ये उत्तर प्रदेश का है। और शेष क्या है, शेष पूरा ये आपका शेष भाग मध्य प्रदेश का है। लेकिन ध्यान रखें कि ये आपके कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरती, और यही है इस क्वेश्चन का की पंच। तो यानी बुंदेलखंड का पठार सही आंसर होगा। मालवा के पठार से बिल्कुल ये पूरा एरिया, यानी उज्जैन का, भोपाल का, ये पूरा मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और यहाँ से गुजरती है। रांची शहर खुद ही कर्क रेखा पर अवस्थित है, इसका मतलब रांची का पठार भी है। जो नहीं है वो कौन सा है, बुंदेल का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बुंदेलखंड का पठार, इस भूभौतिक प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो बहुत ही आर्टिस्टिकली ये सवाल बनाया था मैंने। आगे चले, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर देखिए, 23 डिग्री 30 मिनट का अक्षांश भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरता है। देखिए अब क्वेश्चन की आर्ट क्या है। अगर इसी चीज़ को लिख दिया जाता कि कर्क रेखा, क्या लिख दिया जाता, कर्क रेखा, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं गया था, 23.5 डिग्री लिखा गया। और इस 23.5 डिग्री के लिखने के कई तरीके हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए 23.5 डिग्री आ जाए तो ये 23.5 बन गया। अगर हम ऐसा लिख दें कि 23 होल 1/2 डिग्री, तो ये भी क्या बन गया, 23.5 डिग्री बन गया। अगर मैं लिख दूं कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट, तो ये भी क्या हो गया, 23.5 डिग्री। तो ये 3 तरीके से 23.5 लिखा जा सकता है। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि 82.5 डिग्री का देशांतर हमारे बहुत काम का है, जो भारत की मानक समय रेखा है। तो उसके संदर्भ में भी कुछ ऐसे ही सवाल बनाए जा सकते हैं। इन 3 तरीकों से उसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखा है, 23 डिग्री और 30 मिनट का अक्षांश भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है। तो बच्चों देखें, जैसा कि अभी मैंने आपको स्पष्ट किया था कि कर्क रेखा ये जो गुजर रही है ये कुल 8 राज्यों से गुजर रही है। तो देखिए मैं आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन बच्चों आप अपना पेन कॉपी उठाएं, किन 8 राज्यों से गुजर रही है ये जानना आवश्यक है। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा, गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात। इसके बाद नंबर 2 क्या होगा, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी है। इसके बाद क्या होगा, एमपी आ जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। और जब मध्य प्रदेश आ गया तो छत्तीसगढ़ भी आ ही जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद 5वां जो है वो है झारखंड। क्या है, झारखंड। और 6ठा राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। और 7वां राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। और 8वां राज्य कौन सा है, मिजोरम। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझना, कई YouTube में पढ़ाने वाले टीचर इनके अलग अलग कोड बना के जहर तकनीक और पता नहीं क्या क्या नाम दे के सर्व करते हैं। मैं कहता हूं कि सीधे सीधे इनको याद कर लें। बातें नहीं याद हो रही हैं तो इनके फर्स्ट लेटर या किसी भी प्रकार का खुद से न्यूमेरिक बनाएं। मैं क्या बोल रहा हूं, खुद से न्यूमेरिक्स बनाएं, खुद से कोड बनाएं। आराम से ये 8 राज्य आपको याद हो जाएंगे। तो आपका अपना न्यूमेरिक जनरेट होना चाहिए। टीचर्स का काम है ये गाइड करना कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए एक बेहतर तकनीक है न्यूमेरिक्स। लेकिन वो न्यूमेरिक्स किसका होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए। आप अपने से अपना न्यूमेरिक्स बनाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गुजरात का हमने जी ले लिया, राजस्थान का हमने आर ले लिया, मध्य प्रदेश का हमने एम ले लिया, है ना। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का सी ले लिया। तो इससे कुछ ना कुछ न्यूमेरिक्स आप तैयार कर सकते हैं, या और किसी प्रकार का दोहा बना सकते हैं, किसी प्रकार की चौपाई बना सकते हैं, किसी प्रकार की कविता बना सकते हैं, या जिस प्रकार का आपका माइंड स्ट्रक्चर हो उस प्रकार की चीज़ें आप न्यूमेरिक्स के रूप में बना सकते हैं। बहुत आसान होगा। फिलहाल अपनी कॉपी में आप इस चीज़ को नोट कर लें। तो 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन 8 राज्यों के कितने
जिलों से, कितने जिलों से और किन जिलों से। तो देखो बच्चों, जिलों में कितने जिलों की संख्या मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, लेकिन किन जिलों में काफ़ी जिले हैं तो आप उन सभी जिलों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य शहर हैं, मुख्य जिले कह सकते हैं, और इन्हीं जिलों के नाम पर जो कुछ मुख्य शहर हैं उनको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका एक आइडिया बन जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक पूरी लिस्ट ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो अभी उन चीज़ों को आप आगे चल के देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है ये देख लें। भारत के क्षेत्र में कर्क रेखा की कुल कितनी लंबाई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक ये सवाल आया नहीं है, आगे चल के आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ये क्या है, फैक्ट बेस है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो लेकिन आपको इसको धारण करना होगा। तो क्या 2500 है? नहीं। क्या 2600 है? नहीं। 2578 है? नहीं। 2678 किलोमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसका कुल अर्थ कितना है कि यानी ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा जो गुजर रही है, ये चीज़ समझें, ये जो कर्क रेखा गुजर रही है तो भारत के क्षेत्र में इसकी कुल लंबाई, यानी भारत का क्षेत्र अगर हम यहाँ से देखें तो ये कुल कितना है, तो ये इसकी संख्या है 2678 किलोमीटर। तो बच्चों इसको होल्ड कर लीजिएगा। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए कोई भी जो तैयारी है वो संभावना पर होती है, संभावना। अगर मैं ये दावा कर दूं कि 100% हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं, क्या मुझसे पूछ करके पेपर बनाया जा रहा है? आप इस चीज़ को बताएं। क्या उसने मुझसे कांटेक्ट किया है? आयोग ने, क्वेश्चन बनाने वाली टीम ने क्या मुझे संपर्क किया है, या मेरे से सलाह ली है, या मेरे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है? ये तो बेवकूफ़ी का दावा होगा ना। हाँ, दावा इस बात का है कि किसी भी विषय के संभावित बिंदुओं को अगर आप पढ़ते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन जनरेट होने की संभावना है, तो ये समग्रता का अगर अप्रोच है तो निश्चित रूप से आप सवालों पर पकड़ बनाएंगे, और यही पढ़ने पढ़ाने का सही तरीका है। और मैं इतना ही दावा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगले सवाल को देखें। किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक नहीं आया है, अब आगे आने की पूरी संभावना है। तो बच्चों सबसे पहले देखना है कि हमारे जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, इतना ही बनाऊंगा। क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो दूसरे हिस्से का है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल अंतिम छोर से गुजरती है, बिल्कुल अंतिम छोर से, ये हिस्से से हल्का सा टच करते हुए। तो इसलिए ये क्षेत्रफल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे नंबर का जो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इससे आपको एक आइडिया बनाना है कि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो मैं तो आपको आइडिया देने के लिए ये बात बताया कि आप एक आइडिया बना सकते हैं, एक लॉजिक लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का और सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। वो कौन सा राजधानी नगर है जो कर्क रेखा पर स्थित है? बहुत प्यारा सवाल है। कर्क रेखा पर अब स्थित नगरों में से राजधानी नगर कौन है, यहाँ पर फोकस करना है। कैसा नगर हो, वो नगर भी हो और राजधानी हो। तो देखिए पटना की राजधानी है, लेकिन कर्क रेखा पर नहीं है कि ये किसकी राजधानी है? बिहार की। लेकिन ये क्या कर्क रेखा पर है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन ये क्या कर्क रेखा पर है? बिल्कुल नहीं है। गांधीनगर आसपास है, लेकिन कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। किंतु रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है, जो कि राजधानी है किसकी? झारखंड की। तो आपका ये सही आंसर क्या होगा? बी, रांची। बहुत अच्छा सवाल था, इसको भी नोट कर लें। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक लिस्ट दे रहा हूं कि जिन 8 राज्यों से ये कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो देखें, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेट्स हैं। अब इनसे एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल नई तकनीक है, एकदम नई चीज़ है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत उपज है। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तो इस बात को पहले समझ ले बच्चों कि कुल ये मैंने यहाँ पर क्या देने का प्रयास किया है, वो ये देने का प्रयास किया है कि हर एक स्टेट से कुल जिले ऐसे कितने हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख शहर हैं, जिले हैं जहाँ से होकर वो गुजरती है। सभी को नहीं दिया है, लेकिन कुछ प्रमुख शहर ऐसे हैं जिनसे सवाल आ सकते हैं, तो ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, बेशक आप लिख लें। जैसे गुजरात में कुल 6 जिले ऐसे हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, यानी अगर हम गुजरात की बात करें तो जब गुजरात से गुजरती है तो कुल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण क्या ध्यान में रखना है, एक कच्छ और एक अहमदाबाद। बच्चों यहाँ पर देखना, ये जो गुजरात का हिस्सा है ये कच्छ का रन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कच्छ का रन। अगर मैं इसको दूसरे कलर से, अभी मैं पेन पैड में बहुत एक्सपर्ट नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेहतर समझ पाएँ, आपके लिए हर कोशिश करेंगे। ये जो हिस्सा है ये कच्छ का रन कहलाता है, ये वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी कच्छ के रन से ही तो ये एक रेखा गुजरती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कच्छ जिला हमारा आ जाएगा। अहमदाबाद बहुत प्रमुख शहर है जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक सिंगल स्टार कर लीजिएगा, इसको नोट कर ले। अब आ गया राजस्थान। तो राजस्थान के कुल 2 ही जिले हैं, तो 2 जिलों में 2 महत्वपूर्ण जिले कौन है, एक बनासवाड़ा है और एक डूंगरपुर है। तो आप इनके जिलों का भी नाम याद कर सकते हैं और इनकी संख्या भी बहुत आसान है, 2 ही है। और एक सवाल जो अगर बन जाए कि सर्वाधिक जिले किस प्रदेश के कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश, एमपी। देखिए कुल 14 जिले इसमें हैं, और लेकिन इसके प्रमुख क्या हैं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और भोपाल और जबलपुर। ये याद रख लीजिएगा, जबलपुर के पास से निकलती है, उज्जैन से होकर ही गुजरती है और भोपाल के लगभग सीमावर्ती क्षेत्र को छूते हुए निकल जाती है। तो कुल 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के, और जिनमें से भोपाल, उज्जैन और जबलपुर ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के शहडोल भी है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण शहर नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि वह कौन सा जिला है जिसके मतलब वो कौन सा प्रदेश है जिसके सर्वाधिक जिले कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अब आगे देखें छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कुल 3 जिले हैं, और ये 3 जिलों में कोरियो, सूरजपुर और बलरामपुर। दरअसल बलरामपुर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कोरियो है और तीसरे नंबर पर ये छत्तीसगढ़ में। अगर हम इस चीज़ को देखें, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा अगर हम मैपिंग करें कुछ इस तरह से, तो ये यहीं से गुजरते हैं। मैं और ऊपर मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन समझ लें कुल 3 ही जिले हैं, और ये 3 प्रमुख जिलों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। झारखंड बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड में 2 हैं, कुल 2 जिले हैं, 2 शहर हैं, एक गुमला है और एक रांची है। रांची तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे स्टार अपनी कॉपी में कर लें। इसी तरह से हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें पुरुलिया जिला और नदिया जिला 2 प्रमुख है, और कुल 4 जिले कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो अगरतला इस कर्क रेखा पर ही अवस्थित है और कुल 1 ही जिला है। लेकिन अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम का सरचिप जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है, ये इम्पॉर्टेंट वाला हो गया, और कुल 3 जिले हैं मिज़ोरम के जो कि आपकी कर्क रेखा पर। बच्चों ये लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इनोवेटिव टाइप का मैंने क्वेश्चन जनरेट किया है, तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लें, ये आपके लेवल को बढ़ाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा देशांतर भारत की मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए देशांतर क्या होते हैं, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, अब इसमें ऐसे खींचे जाने वाली लाइनें ये क्या हैं, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में मैं भी नहीं जाऊंगा, इनको हम अक्षांश बोलते हैं, लेकिन सामने यानी ध्रुव से ध्रुव खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग इनको देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री का देशांतर होगा, और फिर इस तरह से करते हुए 180 डिग्री पूर्व की ओर, 180 डिग्री पश्चिम की ओर, इतनी देशांतर रेखाएं होंगी। ये देशांतर रेखाएं ध्रुव से ध्रुव आके मिलती हैं, ध्रुव से ध्रुव आके मिलती हैं।
तो ध्यान से समझिए, कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको बता दूं। 0 डिग्री के इधर जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन सबको हम लोग इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। तो पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखाएं और इधर वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनको हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक, तो चूंकि भारत हमारा कहाँ अवस्थित है, यहाँ पर, इस जगह पर है, तो भारत, एक बात तो पक्का है कि पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। भारत का जो मानक, भारत के लिए जो मानक समय रेखा बनाई गई है वो है पूर्वी देशांतर। लेकिन कौन सा देशांतर है? तो सिंपल सी बात है, 82.5 डिग्री का देशांतर। लेकिन इस 82.5 को लिखने की जो तकनीक है उस पे आपके दिमाग को फोकस करने के लिए ये सवाल बनाया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए कि सवालों का स्ट्रक्चर क्या है। 82.5 ये माने कि भाई 81 डिग्री 30 मिनट, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 82 डिग्री 5 मिनट, अब इसे क्या मानेंगे? दरअसल ये 82.5 नहीं है और 80 30 तो ये तो होगा ही नहीं। ये सही आंसर है, क्योंकि 82.5 डिग्री लिख देने का मतलब ये हुआ कि 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये कितना हो गया? 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर क्या है? भारत का मानक समय रेखा है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ऐसे देख लें, ये जैसे भारत हमारा हुआ तो भारत के लिए एक मानक ये समय रेखा खींची गई। ये देशांतर कौन सा है? 82.5 डिग्री का देशांतर। इसे हमने मानक समय रेखा माना। अर्थात जब सूरज चाचू इस पर चमकेंगे, इस पर सीधा चमकेंगे, तो भारत पर क्या होगा? 12 बजेंगे। कितने बजेंगे? 12 o'clock का नून होगा और उसी आधार पर समय निकाला जाता है। क्योंकि भारत की स्थिति पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में है। तो इसका सही जवाब, इतना डिफिनेशन मैंने क्यों दिया? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको टैकल करने हैं। तो पहले ये बात समझ लें कि 82.5 डिग्री यानी इसका सही जवाब क्या है? ए। तो आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस चीज़ को देखें, ये सवाल क्या पूछा गया है, इसका क्या अर्थ है, यहाँ से देख ले। इसका अर्थ ये है कि ये जो 82.5 डिग्री का देशांतर गया, तो जिन जिन स्टेट से होकर ये गुजर रहा है, दरअसल वो स्टेट कितने हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो बच्चे समझे, सबसे पहले क्या है? यूपी है, यूपी के बाद क्या है? एमपी है, और एमपी के बाद क्या है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? ओडिशा है, और ओडिशा के बाद क्या है? आंध्रा है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी ये जो देशांतर रेखा गुजरेगी ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो बहुत ही अच्छा ये फैक्चुअल सवाल था, ये बिल्कुल फैक्चुअल था, लेकिन अच्छा सवाल है। आगे चले। कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन के पूछे जाने का प्रारूप क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे हमारा भारत है, तो ये दिखाया गया कि ये कर्क रेखा की अवस्थिति कुछ इस तरह से, ये कर्क रेखा गुजर गई और ये है हमारी मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री का देशांतर, और ये कितना है? 23.5 डिग्री का ये अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश है। और ये क्या है? 82.5 डिग्री का ये क्या है? देशांतर है। तो ये दोनों जब चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना भाई। यहाँ पर जहाँ मिलेंगे, दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन फॉर यू। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सा राज्य है, तो वो है छत्तीसगढ़। तो इसका मतलब इसका सही जवाब कहाँ है? छत्तीसगढ़। आप आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैप में। अभी जिस स्लाइड में आपका मैप था उस स्लाइड में अगर हम लोग पहुँच जाएं तो शायद मैं उस चीज़ को आपको दिखा भी पाऊँगा। यहाँ पर देखें, अगर मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा करने में सक्षम हुआ तो बेशक मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए, ये है वो जोन, ये है वो जोन जहाँ पर
ये दोनों मिल गए, ये जोन। तो ये है छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का वह जिला है, कोरियो सूरजपुर वाला जो एरिया है, सरगुजा वाला, वहीं पर ये दोनों रेखाएं आके मिलती हैं। तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या निकला? छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही मैं स्टार कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बच्चों, इसके सभी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इनोवेटिव ढंग से बनाए गए हैं, बिल्कुल संभावित स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पेपर में क्या चीज़ संभावित है, और यही तैयारी इंपॉर्टेंट है कि संभावित स्वरूप को देखें। प्रश्नों के आए हुए सवाल है, जरूरी नहीं कि वो आएंगे, हाँ कुछ रिपीट जरूर होते हैं, लेकिन अभ्यास से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको खेलना आ जाए। किस चीज़ से खेलना आ जाए? बैट बल्ले से नहीं, क्वेश्चन से खेलना आ जाए। यही चीज़ मेरा उद्देश्य है, सिखाना आपको। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय समय से है, इसका क्या अर्थ है? पहले इसके अर्थ को समझ लें। जैसे ये है हमारी पृथ्वी का ये 0 डिग्री का अक्षांश है और ये 0 डिग्री का देशांतर है। मान लीजिए ऐसा, ये 0 डिग्री का जो देशांतर है, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? इसी को हम लोग GMT के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अभी ग्रीनविच क्यों पड़ा है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि ये लंदन यानी जो इंग्लैंड से ये रेखा गुजरती है 0 डिग्री, और वहां पर ग्रीनविच नामक एक छोटा सा टाउन है, स्मॉल सिटी है। इसी वजह से इस लाइन को हम लोग ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, और इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है ग्रीनविच, ऐसा, ग्रीनविच शहर से, तो इसलिए इसका नाम ही ग्रीनविच लाइन हो गया। तो ग्रीनविच मीन टाइम ये है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड समय। और हमारा भारत कहाँ है? मान लीजिए कि यहाँ पर है। तो इसके लिए हमने जिस देशांतर को चुना है वो कौन सा है? अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया, 82.5 डिग्री का कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी। और बच्चों यहाँ पर एक बात सीखना है, हम लोग, ये हमारा जो पूर्वी देशांतर है और ये हिस्सा हमारा पूरा क्या है? पश्चिमी देशांतर। तो इधर पूर्वी है और पूर्व की ओर समय क्या होता है? बढ़ता है, प्लस, और पश्चिम की ओर समय क्या होता है? घटता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूर्णन गति करती है। तो पूर्व वाला हिस्सा बेशक सूर्य के सामने पहले आएगा। जब पहले आएगा तो इस जगह पर दिन बीत जाएगा, जब बीत जाएगा तो समय अधिक होगा। इसी वजह से पूर्वी देशांतर की ओर टाइम को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और पश्चिम की ओर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि 0 डिग्री से हम कहाँ हैं? हम पूर्व की ओर हैं, पूर्वी देशांतर में हैं। इसका मतलब हमारा टाइम 0 डिग्री से प्लस होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब फैक्ट है कि कितना प्लस होगा, तो देखिए 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे हम प्लस हैं, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या ये सी को जरा देखिए, क्या ये 5.5 घंटा लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ लिखने की आर्ट से कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से लिख देता तो ये 5.5 घंटे बनते, लेकिन अगर मैंने 5.30 कर दिया, दिस इज नॉट अ 5.5 आवर। तो अब यहाँ पर देखें 5.5 ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है पीछे, तो ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब 5.5 घंटे आगे की बात है, यानी प्लस की बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही फेवरेट सवाल है कि भारत का जो मानक समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से कितना है? तो ये कितना है? 5.5 घंटे प्लस है। करेक्ट। तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। देखिए, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस जलीय क्षेत्र से गुजरती है? तो आप देखो ये क्या है? मोस्ट इनोवेटिव सवाल मैंने बनाया है।
मोस्ट इनोवेटिव सवाल क्यों बनाया है? बहुत आसान है, लेकिन नए बच्चों के थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए ये सवाल बनाया गया। इस सवाल का कुल मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए जरा। भारत की मानक समय रेखा, क्या पूछा जा रहा है? भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस जलीय क्षेत्र से? तो आप ये बताएं, जब मानक समय रेखा की बात हो रही है तो पक्का है कि कर्क रेखा की बात तो नहीं हो रही है, बल्कि इस देशांतर की बात हो रही है, राइट। अब ये जो देशांतर है, इस पूरे भारत के लैंड मास के बाद कहीं ना कहीं ये जलीय क्षेत्र में इंटर करेगा। ये अगर मैं इसका इंक चेंज कर पाना तो आपके लिए बेहतर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो चलिए, मैं शायद सक्षम हो गया इंक चेंज करने में। ये हिस्सा क्या है? ये जलीय क्षेत्र है। और ऊपर का हिस्सा क्या देख रहे हैं आप? स्थलीय क्षेत्र। तो ये जो कर्क रेखा है, ये कहीं ना कहीं इस जगह से इस जलीय क्षेत्र में इंटर की। तो दरअसल ये जलीय क्षेत्र क्या है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इधर आपका क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। इधर क्या होता है? अरेबियन सी। और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन, जिसको हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीलंका। तो यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी निर्मित होती है, मन्नार की खाड़ी। तो अब इसी नॉलेज, इसी डिस्क्रिप्शन के आधार पर इस प्रश्न को करें तो क्या मन्नार की खाड़ी से गुजरती है? नहीं, देखिए, ये आपके 82.5 का कोई संबंध नहीं है। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। अरब सागर से है? नहीं, क्योंकि अरेबियन सी आपका कहाँ है? इधर है, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं। क्या लाल सागर से है? नहीं भाई, क्योंकि लाल सागर का जो संबंध है वो किससे है? फारस की खाड़ी के बाद ये आपका रेड सी, यानी ये है अरेबियन पेनिनसुला। तो रेड सी का संबंध यहाँ है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो जलीय क्षेत्र है, ये किस नाम से जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? बंगाल की खाड़ी। इट वॉज द मोस्ट इनोवेटिव क्वेश्चन फॉर यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि हमारी स्लाइड ख़त्म हुई है और 10 सवाल हो गए। तो इन इनोवेटिव 10 सवालों के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्रमोट ज़रूर करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।